आज अपन दो जनों के बारे में अध्ययन करने वाले। इससे पहले अपन ने काफी वंशों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो एक तो संकों के बारे में अध्ययन करेंगे, संघ के बारे में, और दूसरा जो अध्ययन करेंगे वो कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन दो वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा जो आज और अपन अगले वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वो सारे के सारे जो वंश आए वो सारे विदेशी है, और मतलब वो विदेश से आए थे और भारत में उन्होंने क्या किया, राज किया। सेकंड नंबर जो ये आए थे वंश, यह आप कह सकते हो चाइना के भाग से आए थे। और सबसे पहले जो भारत में अपन कह सकते हैं जो विदेशी आए थे ना, वो यूनानी आए थे। यूनानी का मतलब अपन कह सकते हैं, इस समय की बात कह रहा हूं, तो यूनानी आए थे। और यूनानी में भी अपन कह सकते हैं उनको यूनानी भी कहते हैं और बैक्टिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टिया। तो सबसे पहले भारत में वो आए थे, लेकिन आपके इस पाठ में उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन उनके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड नंबर आए थे वो आपके आए थे संको, यानी संघ आए थे, अपन कह सकते हैं संको आए थे। अब देखो संको जो आए थे वो देखो भारत में आए कहाँ से, अपन में अभी आपको बताया मध्य एशिया, आप कह सकते हो चाइना से आए। कहाँ से आए, चाइना से। तो चाइना से आने के कारण अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि सर ये तो जो चाइना से आए तो ये तो आपके आने कहाँ से चाहिए, हिमालय से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ से इस साइड से आने चाहिए। लेकिन ये इस साइड से नहीं आए, ये आए भारत में गुजरात, राजस्थान, इस साइड में आए। अब आप कहोगे सर इधर पंजाब, हरियाणा, इधर से क्यों आए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस साइड से क्यों आए? क्योंकि जो ऊपर वाला भाग है वो पहाड़ी इलाका था, उधर से कोई भी विदेशी भारत में नहीं आ सकता था उस समय। तो इस कारण ये जब आए तो कहाँ से आए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस वाले भाग से आना पड़ा। अपन कह सकते हैं मध्य भारत से उनको आना पड़ा, मध्य एशिया वाले को मध्य भारत से उनको आना पड़ा भारत में। तो अपन कह सकते हैं ये जो आए थे वो कहाँ से आए थे, हरियाणा, पंजाब, इस साइड से वो भारत आए थे। मतलब वो अगर राज करेंगे तो भी इस साइड में ही करेंगे, लेकिन वो राज करते करते ऊपर की साइड में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो हम आए हैं वो कहाँ से आए, ऊपर की साइड से आए, मतलब जम्मू कश्मीर से ऊपर। आपको पता है चाइना उधर लगता है, तो वही राज करते करते ये जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने राज किया तथा उत्तरी भारत में भी इन्होंने राज किया। अब जो अपन को मैंने आपको बताया सबसे पहले बैक्टीरिया आए, लेकिन उनके बारे में अपन के पाठ में नहीं दिया हुआ, तो उसके बाद में जो आए उसके बारे में दिया हुआ। जब ये भारत में पहुंचे संघ, तो इनकी जो शाखा थी वो 5 भाग हो गए। मतलब समझ में आया, जब इन्होंने देखो इनको मध्य एशिया से भगा दिया, ये मध्य एशिया से भागते भागते कहाँ पहुंचे, भारत में। और भारत में पहुंचते पहुंचते इनके भाग हो गए, 5 भाग हो गए। मतलब आप कह सकते हो 5 अलग अलग राजा बन गए एक तरीके से, और 5 भाग हो गए। तो अपन कह सकते हैं संघों के भारत पहुंचते पहुंचते कितने भाग हो गए, 5। लेकिन जो प्रमुख, अपन कह सकते हैं इनकी जो प्रमुख शाखा थी उसकी शाखा का नाम था पश्चिमी शाखा। कौन सी शाखा, पश्चिमी शाखा। तो आप ये ध्यान रखना और लिखना आपके नोट्स में कि संघों को भारत पहुंचते पहुंचते कितनी शाखा में बदल गए, वो 5 शाखाओं में बदल गए। मतलब संघ की कितनी शाखा थी, 5 शाखा थी, लेकिन जो प्रमुख शाखा थी वो पश्चिमी शाखा थी। दूसरा पॉइंट लिखना आप, जो प्रमुख शाखा थी वो आपकी कौन सी थी, पश्चिमी शाखा थी। किसकी, संघ वंश की या संघों की। अब देखिए इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो वंश था आपको पता बहुत पुराना वंश था, इसके बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं मिलती। कुछ कुछ अभिलेखों में मिलती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब देखो इसमें जो अपन को पढ़ना है संघों के बारे में, उसमें सिर्फ एक राजा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उसके बारे में ही सब कुछ दिया हुआ है, बाकी किसी राजा के बारे में नहीं दिया हुआ। तो इसमें अपन सबसे पहले जिस राजा के बारे में पढ़ेंगे वो है रुद्रदामन। कौन सा है, रुद्रदामन। अब रुद्रदामन के बारे में पढ़ते हैं, और क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मौर्य वंश में अपन देखो पहले भी पढ़ चुके पुनर्निर्माण, और मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके पूरा। तो मौर्य वंश में आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनाई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। कौन सी झील बनाई थी, सुदर्शन झील। उसी झील का रुद्रदामन, अब रुद्रदामन कौन से वंश का है, संघ वंश का। तो रुद्रदामन ने उस झील का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन कैसे करवाया पुनर्निर्माण, उसने अपने राज्य कोष से पैसे का इस्तेमाल करके उस झील का पुनर्निर्माण करवाया। जी हाँ, यहाँ पर आप पॉइंट में लिखना, रुद्रदामन ने कौन सी झील का पुनर्निर्माण किया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन जनता से 1 भी रुपया नहीं लिया। उसने अपने राज्य कोष से जो धन है उस धन के उपयोग से इस झील का क्या करवाया, तो उसने पुनर्निर्माण करवाया। सेकंड नंबर जो प्रमुख बात रुद्रसेन की निकल कर आती है कि जो सबसे पहले संस्कृत भाषा में जो अपन को जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख को लिखवाने वाला कौन व्यक्ति था, रुद्रदामन। जी हाँ, जूनागढ़ अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, पूरे मौर्य वंश, संघ वंश, बैक्टिया, इन सब के बारे में जो जानकारी मिलती है, हुंडों के बारे में,
और सब किस में मिलती है अपन को? जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। अपन कह सकते हैं संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख भी मान सकते हैं अपन। संस्कृत भाषा का जो प्रथम अभिलेख था उसे किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने लिखाया था। और वो कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्यों के बारे में मिलती है, व्यक्तियों के बारे में मिलती है, संघवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारी की सारी जो अपन को जानकारी मिलती है वो कौन से अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो आप सबको पता है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब देखो शंखों को जो मानने वाला जो व्यक्ति था वो क्या हुआ? इतना ज़्यादा नहीं चला, इसलिए उसके वंश के बारे में अपन अध्ययन नहीं करना और ना लिखा हुआ आपके में। तो देखो शंखों के बाद में जो शंखों का विनाश करने वाला था वो एक उज्जैन का एक राजा था। उस राजा का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन उस राजा ने जो उपाधि धारण की वो की थी विक्रमादित्य। तो देखो शंखों को जो मारने वाला था, रुद्रदामन को अपन कह सकते हैं विनाश करने वाला था, इनको मारने वाला व्यक्ति था, वो था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि धारण की थी। किसने? उज्जैन के एक राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उन्होंने शंखों को क्या किया? पराजित किया। और शंखों को पराजित करने के बाद में विक्रम संवत चला आया। आप सबको पता है कि जो एक विक्रम संवत होता है जो अपन कह सकते हैं कि अपन से 57 वर्ष आगे चलता है, एक तरीके से अपन कहते हैं, वही विक्रम संवत चलाने वाला कौन था? विक्रमादित्य। और वो भी विक्रमादित्य कौन? जिसने शंखों को हराया था और खुद क्या बना था? राजा बना था। और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य उपाधि धारण करने के बाद में शंखों को हराने के कारण उसने एक संवत चलाया जिसे अपन कहते हैं विक्रम संवत। आज भी जो नेपाल है वो विक्रम संवत को ही मानता है। और आज भी अपन हिंदू वंश जो मानते हैं वो विक्रम संवत के अनुसार ही मानते हैं। त्यौहार वगैरह आते हैं ना जो हिंदू, वो विक्रम संवत। आप सबको पता है कि अगर 2000 है तो 57 साल आगे चलता है, तो इसकी जो है 57 वर्ष, 57 ईस्वी कह सकते हैं अपन, ईसा भी कहेंगे अपन, क्योंकि 2000 अपन कैलेंडर से कितना, जैसे मान लो कैलेंडर 1 में निकल गया, उसके 57 वर्ष बाद में निकला, अपन क्या कहते हैं इसको? ईस्वी। तो ये 57 ईस्वी में लागू किया था। और ये किसने लागू किया था? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य कौन था? वह उज्जैन का राजा था जिसने शंखों को हराया था। और हराने के बाद में उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था विक्रमादित्य। उनका नाम भी यही रह गया। और उन्होंने जो अपन कह सकते हैं कैलेंडर चलाया उसका नाम था विक्रम संवत। और ये कब चलाया? 57वीं ईस्वी में। ये आप नोट्स के रूप में लिखना है, ठीक है? आगे देखिए, इसके बारे में इतनी जानकारी आपकी किताब में लिखी हुई है, वो मैंने आपको संपूर्ण रूप से बताई है, जो जो जरूरी है एकदम। उसके बाद में देखिए कुषाण। अब देखिए कुषाण हैं वो चीन के हैं, मतलब यह मूल रूप से चीनी थे, ठीक है? अपन कैसे हूँ हाँ चू, वैसे ये कुषाण भी क्या थे? एक तरीके से चीनी थे। इनको देखो चीन में इनको क्या कहते थे? एक तरीके से कौन सी जाति थी पहले? इसको कुषाण से पहले इनको क्या कहते थे? बुच्ची। क्या कहते थे? बुच्ची या तोड़की। बुच्ची या तोड़की जाति के थे। इन्होंने क्या हुआ? चीन पर इन पर आक्रमण हुआ, कुषाणों पर आक्रमण हुआ, तो वे चीन से क्या हो गए? भागकर आए। और भागकर आए कहाँ पर? भारत में आए। कहाँ पर आए? भारत में। और भारत में आने के बाद में ये जो जाति थी आपको ये पता है, बुच्ची, और दूसरी कौन सी थी? तोड़की। तो इन दोनों ने अपनी जाति का नाम परिवर्तन करके इन्होंने बाद में कौन से वंश के हो गए? कुषाण वंश। पत्थरों का यूज करते हैं, मतलब कुषाण वंश अपन कह सकते हैं। ये आए कहाँ से? मध्य एशिया के भाग से भारत में आए। अपन कह सकते हैं, मैंने बताया आपको मध्य एशिया मतलब भारत चाइना वाला भाग होता है। आपको मैंने बता दिया है कि यह कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे, चीन से आए थे। इसका जो संस्थापक था अपन कह सकते हैं इस कुषाण वंश को स्थापित करने वाला भारत में, ठीक है, संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था कुजुक। कौन था? कुजुक किडफिसेन प्रथम। कौन था? कुजुक। कौन था भाई ये? कुजुक। कौन था? कुजुक किडफिसेन प्रथम, जो कब आया भारत में और कब अपने वंश की स्थापना की? तो अपन कह सकते हैं 15 ईस्वी से 65 ईस्वी में इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी में इन्होंने, तो इस कुषाण वंश के संस्थापक है, उसका नाम देखो चाइना का है इसलिए नाम अच्छा है, कुजुक कंडफिसेस। कुजुक कंडफिसेस नाम का व्यक्ति था जिसने किसकी की स्थापना? कुषाण वंश की स्थापना की। नाम इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, जिसके बारे में अपन को याद रखना वो आपको बता दूंगा। उसके बाद में अपन कह सकते हैं इस वंश का दूसरा राजा यानी प्रतापी राजा कह सकते हैं, वो था दूसरा भीम कर्णफिसेस सेकेंड। कौन था? भीम कर्णफिसेस सेकेंड, जिसका राज्य कहाँ से कहाँ तक रहा?
65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक। अब देखो वीम कनफ्यूशियस जो व्यक्ति था उसी का ही पुत्र के बारे में अपन अध्ययन करने वाले, इसलिए इसका नाम अपन ने पढ़ा है कौन, वीम कनफ्यूशियस, जो 65 से आपके कहाँ तक रहा, 75 में, और उसी का ही पुत्र कौन था, कनिष्ठ था। उसी का ही पुत्र कौन था, कनिष्ठ। कनिष्ठ के पिताजी कौन थे, वीम कनफ्यूशियस सेकंड थे। अब देखिए जो ये किस धर्म के अनुयायी थे, मतलब भारत आने के बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, तो यह शैव धर्म के मत के थे। मतलब ये पहले इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, शैव धर्म, मतलब शिव भगवान के भक्त बन गए। कौन से भगवान के, शिव भगवान के भक्त बन गए, उनकी आराध्य करने लग गए। तो जो अपन कह सकते हैं कुषाण जब भारत में आए तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, एक तरीके से शैव धर्म। मध्य एशिया मतलब चाइना में भी उस समय शैव धर्म ज़्यादा प्रयोग होता था। मतलब कुल मिलाकर आपको पता है चाइना में शिव जी का मंदिर भी है, तो वहाँ से ये शिव भगवान के मतलब उधर भी पहले ज़्यादातर लोग अपन कह सकते हैं मध्य एशिया में शैव धर्म के थे। किस धर्म के थे, शैव। उसके बाद में तो आपको पता है धर्म परिवर्तन होने के कारण उन्होंने अपना धर्म क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के भी किसने चलवाए थे, वीम कड़फिसन ने। तो आपको दो चीज़ याद रखनी, इसके देखो वीम कड़फिसन बहुत बहादुर राजा था, यह शैव धर्म का था। वीम कड़फिसन ने कौन सा धर्म अपनाया हुआ था, शैव धर्म ने। और अपन कह सकते देखो यहाँ से आपका एक सवाल निकलता है, भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए। सेकेंड नंबर यहाँ से देखो शुद्ध सोने के, मैंने कहा शुद्ध सोने के सिक्के जो यूनानी चलाए उसके बारे में आपके पाठ में है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ शुद्ध सोने के सिक्के। लेकिन आप अगर लिख दो परीक्षा में ऐसा भी पूछ ले कि भारत में सोने के सिक्के कौन से चलाए, तो भी आप इसके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि उसके बारे में आपके पाठ में कुछ लिखा हुआ नहीं। सिर्फ सोने के सिक्के सबसे पहली बार जिसने चलाए वो कौन थे, कुषाण में भी कौन सा राजा था, वीड कड़फिसन सेकंड था। लेकिन देखो ये आपके पाठ के हिसाब से, लेकिन बड़ा एग्जाम अगर दो तो उसका देखो सवाल चेंज होकर ऐसा आता है कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो अपन लिखते हैं वीम कड़फिसन। और कैसे है कि भारत में अगर सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो कौन चलाए, तो बैक्टीरिया ने चलाए। लेकिन अपन का अगर परीक्षा में प्रश्न आए और ऐसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाए, तो अभी अपन यही उत्तर लिखेंगे। कौन लिखेंगे, कुषाण वंश, या कुषाण वंश अपन को याद है या राजा का नाम याद है तो आप लिख सकते हो वीम कड़फिसन सेकंड। और राजा का नाम नहीं याद है तो आप लिख सकते हो कुषाणों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। और चांदी के सिक्के चलाने वाले भी यही थे, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले व्यक्ति भी यही था। अब अपन जो अध्ययन करने वाले वो कनिष्ठ के बारे में अध्ययन करने वाले, जो अपन इस पाठ का जो प्रमुख टॉपिक है, मतलब अपन कह सकते हैं इस वंश का जो प्रमुख टॉपिक है वो आपका कौन है, कनिष्ठ है। देखो कनिष्ठ ने दो राजधानी बनाई, एक तो बनी मथुरा और दूसरी बनी पेशावर। इसका नाम दूसरा है लेकिन अपन को पेशावर याद रखना है क्योंकि वो नाम अपन को थोड़ा सा याद नहीं रहता है। तो एक तो रखना है आपको पेशावर नाम। आपको पता है पेशावर वर्तमान में कहाँ पर है, तो आपको सबको पता है कि यह पाकिस्तान में है वर्तमान में। और मथुरा सबको पता ही है, यूपी में है मथुरा। तो आप सबको पता है कि मथुरा कहाँ पर है, अपन के राजस्थान के पास ही पड़ता है मथुरा। और सेकेंड नंबर दूसरा कौन सा आपका, पेशावर। पेशावर वर्तमान में कहाँ पर है, आपके पाकिस्तान में। तो इन दोनों को जो राजधानी बनी वो किसने बनी, कनिष्ठ ने। कनिष्ठ ने दो राजधानी बनी, पेशावर और मथुरा, दोनों को राजधानी किसने बनाई थी, कनिष्ठ ने। जो इसकी प्रथम राजधानी थी वो अपन कह सकते हैं मथुरा। उसके बाद में जो राजधानी बनी वो कौन सी बनाई, उसने पेशावर बनाई। अब देखिए इसने 78 ईस्वी में संघ संवत को चलाया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रमुख बात याद रखनी है। जी हाँ, कश्मीर विजय के बाद में इन्होंने जो भारत में कई स्थानों पर अपन कह सकते हैं उत्तरी विजय, पश्चिमी विजय, मध्य विजय और कश्मीर को विजय। कश्मीर विजय का उल्लेख आपको मैंने बताया था, एक किताब लिखी हुई है, आपको उस किताब के बारे में भी यहाँ पर लिखना है। क्या लिखोगे कि कल्लण की राजतरगणी किताब, कौन सी, कल्लण की राजतरगणी किताब में कनिष्ठ के कश्मीर विजय का उल्लेखन है। कश्मीर पर जो भी राज करेगा उन सब के राजाओं के बारे में कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कल्लण की राजतरगणी किताब में। और अपन इसमें कनिष्ठ के बारे में पढ़ रहे हैं तो कनिष्ठ का भी लिखेंगे कि कनिष्ठ के बारे में भी अपन को जानकारी मिलती है, वो कल्लण के राजतरगणी किताब में मिलती है। और उस विजय के उपलक्ष्य में उसने एक संवत चलाया था जो 78 ईस्वी में चलाया था। उस संवत का नाम था आपके संघ संवत। तो आपको यहाँ पर एक नंबर का यहाँ पर वापस प्रश्न उठता है कि संघ संवत किसने चलाया, तो आप याद रखोगे कनिष्ठ ने। किसने चलाया था, कनिष्ठ ने। कब चलाया था, 78 ईस्वी में। अब देखो कनिष्ठ के समय भारत का अधिकतर रेशम मार्ग था, मतलब अपन कह सकते हो इसको अपन इस पॉइंट में लिखेंगे कि अपन लिखेंगे व्यापार। यहाँ पर आप हेडिंग डाल के लिखना व्यापार। व्यापार में लिखना कनिष्ठ ने चाइना पर भी अधिकार कर लिया था और चाइना से भारत में क्या आता था, रेशम। जी हाँ,
सबसे ज़्यादा जो रेशम प्राप्त होता था वो हमें भारत में कहाँ से प्राप्त होता था? भारत को चाइना से प्राप्त होता था। तो जो रेशम का जो भी कारोबार था उस पूरे कारोबार पर कनिष्क ने क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। जी हाँ, पूरे रेशम के बिजनेस पर किसका अधिकार था? कनिष्क का। तो देखो सबसे समय भारत में रेशम लाने वाला व्यक्ति कौन था? कनिष्क। यहाँ से एक बात और निकल के आती है, भारत में रेशम लाने वाला व्यक्ति कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने व्यापार के लिए कौन सा चीज चुना? रेशम चुना। और चीन से जो भी रेशम आता था उसे भारत में लाने वाला व्यक्ति कौन था? कनिष्क था। और रेशम का पूरा व्यापार किसने संभाल दिया था? कनिष्क ने। तो यहाँ व्यापार में भी आप एक प्रमुख चीज लिख सकते हो कनिष्क के बारे में। उसके बाद में देखो कनिष्क के दरबार में अगर कोई व्यक्ति महान राजा बनता है, वो ऐसे राजा नहीं बनता महान, उसके दरबार में आगे विद्वानों की भीड़ है, मान लो विद्वान ही विद्वान है, तो वो राजा क्या बनेगा? महान बनेगा। और कनिष्क के महान बनने का भी यही कारण था। आप नोट्स के रूप में अब एक एक बात बोल रहा हूँ, उसको आप नोट्स के रूप में लिखना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है नोट्स के रूप में। देखो कनिष्क के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नागार्जुन। कौन था पहला व्यक्ति? नाम बताया मैंने, नागार्जुन। अब आप हेडिंग लिखना, नागार्जुन लिखा, कनिष्क के दरबार में नागार्जुन था। नीचे लिखना नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। क्या कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सेकंड नंबर। उसके बाद में लिखना नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद का। नागार्जुन ने साम्यवाद का यानी सामर्थ्य का भी अपन कह सकते हैं शून्यवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो नागार्जुन के बारे में आपको मेन जो पॉइंट याद रखना है, यही याद रखना है कि नागार्जुन ने को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने किसका सिद्धांत दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नाम आ रहा है आपके अश्वघोष। अश्वघोष अपन कह सकते हैं बौद्ध धर्म का व्यक्ति था। उसे जो कनिष्क था उसे जम्मू कश्मीर इधर वाले जो भाग था उसे अपने साथ में युद्ध जीतने के बाद में अश्वघोष को अपने साथ में लेकर आ जाता है। तो अश्वघोष कौन था? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अश्वघोष एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वह उसे बहुत पसंद आता है। उसके अश्वघोष ने ही अपन कह सकते हैं अश्वघोष के कारण ही जो कह सकते हैं अपन कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया। अश्वघोष के प्रभाव से ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो आपको पता चल गया अश्वघोष कौन था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर पार्श्वनाथ, ये जो थे पार्श्वनाथ कह सकते हैं, पार्श्व थे, ये भी ये क्या थे? इसके दरबारी व्यक्ति थे, विद्वान थे। फिर वासुमित्र। देखो वासुमित्र के बारे में भी आप 2 पॉइंट याद रखना है। जब कनिष्क ने महायान, देखो कनिष्क भी महायान बौद्ध, देखो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो है महायान और एक है हीनयान। तो कनिष्क भी बौद्ध धर्म में महायान जो धर्म था उसका, बौद्ध धर्म का महायान का क्या था? अनुयायी था। और अनुयायी होने के कारण जब उसने बौद्ध धर्म की चौथी समिति बुलाई या सभा बुलाई, बौद्ध धर्म की चौथी, देखो यहाँ पर 1 नंबर का बाहर ही आता ही आता है। इस साल नहीं, उससे पिछले साल पूछा हुआ है, तो ये प्रमुख बात निकलती है। और नोट लिख कर लिखना, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, द्वार्षिक और वार्षिक में पक्का ही पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध समिति किसने बुलाई? तो आप लिखोगे चौथी बौद्ध समिति कनिष्क ने बुलाई। चौथी बौद्ध समिति में अध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध समिति में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वासुमित्र थे। अगली बात, चौथी बौद्ध समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध समिति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि वासुमित्र कौन थे? बौद्ध अनुयायी थे। वासुमित्र ने किसके अनुयायी थे? महायान धर्म बौद्ध अनुयायी थे। वासुधर्म ने क्या क्या था? चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? वासुमित्र। चौथी बौद्ध सभा किसने बुलाई? कनिष्क ने बुलाई। चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। उसके बाद में वासुमित्र ने एक प्रमुख रचना की थी जिसका नाम है चरक साहित्य। कौन सा? चरक साहित्य की रचना करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? वासुमित्र थे। उसके बाद में देखो इसके वहाँ पर एक महान चिकित्सक था जो चरक अपन कह सकते हैं चरम रोग का चिकित्सक था। ठीक है, एक सेकंड, वासुमित्र ने एक विद्वान था। इन्होंने किसकी चरक साहित्य इन्होंने लिखी थी। चरक किसने लिखी थी? यह एक चिकित्सा की किताब है। ठीक है, वासुमित्र कौन था उसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना आपको। एक तो वासुमित्र कौन था, तो आपको 1 पॉइंट तो याद रखना, इन्होंने बौद्ध धर्म के जो आप कह सकते हो चौथी जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ये महायान के क्या थे?
महायान बौद्ध धर्म के ये क्या थे, अनुयायी थे। और जो बौद्ध समिति बुलाई थी चौथी, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे, वासुमित्र। अब देखिए, महान चिकित्सक चरक जो कनिष्ठ का क्या था, एक दरबारी था और राजवेदक था, मतलब अपन कह सकते हैं कनिष्ठ के राज दरबार का चिकित्सक था। कौन था, चरक। और चरक ने एक चिकित्सा की जो प्रमुख बुक लिखी थी उसका नाम था चरक साहित्य। ठीक है, वासुमित्र ने लिखी थी, चरक ने लिखी थी, इसका नाम क्या था, चरक साहित्य। देखो दो व्यक्ति थे, एक तो सुमित्र, वो भी एक क्या था, महान जो अपन कह सकते हैं चमड़ी का डॉक्टर, वो भी कौन था, कह सकते हैं कनिष्ठ के समय था। और दूसरा जो प्रमुख डॉक्टर था वो भी कनिष्ठ के समय था, चिकित्सक था, जो कौन था, चरक। और उसने जो किताब लिखी वो कौन सी लिखी थी, चरक साहित्य। यह चमड़ी के डॉक्टर थे। सबसे बड़ा, आज भी अपन अगर कह दे कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है वो कौन होता है, तो जो आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी करता है वो डॉक्टर होता है। और उन्होंने उस समय ही आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया। मान लो इतना महान विद्वान डॉक्टर था और उन्होंने अपनी किताब में उसके बारे में पूरा लिखा, वही चरक था। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था चरक साहित्य में उसके बारे में पूरा। उसके बाद में एक कला आती है गांधार कला। इसके बारे में आप पूरा लिखोगे, ये 10वीं में नहीं तो 10वीं में छोटा सा लिखा और 12वीं में पूरा एक बड़ा टॉपिक है, 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको नोट्स के रूप में लिखोगे। गांधार कला, कौन सी कला, गांधार कला। अब गांधार कला के बारे में आप क्या लिखोगे, गांधार कला का निर्माण तो यूनान में हुआ था। पहला पॉइंट ये लिखोगे, गांधार कला का निर्माण तो यूनान में हुआ, लेकिन इस कला में ज़्यादा प्रभाव भारतीय संस्कृति का पड़ा। इस कला में ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, भारतीय संस्कृति में पड़ा। भारतीय कला तथा यूनानी कला दोनों आपस में मिलकर जिस कला का निर्माण करती है वो कौन सी कला कहलाती है, आपकी गांधार कला। तीसरा पॉइंट लिखोगे, भारतीय कला तथा यूनानी कला ने जो आपस में मिल गई तो दोनों ने मिलकर कौन सी कला का निर्माण किया, गांधार कला। यूनानी मतलब चाइना वाले, उधर वाले। अब देखिए, गांधार कला यूनान की थी लेकिन भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मतलब जब ये भारत में आए तो भारत से इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को लेकर गए, मतलब सारी जो जानकारी थी, अपन कह सकते हैं विज्ञान, भारत से ही उन्होंने पहली बार विज्ञान के जो शून्यवाद का सिद्धांत है, सामर्थ्य का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसके बाद में अपन कह सकते हैं जो नागार्जुन, जो भी भारत में अपन कह सकते हैं चिकित्सा का जो सिद्धांत है, वो सारे के सारे जो सिद्धांत भारत से कहाँ पर लेकर गए, अपन कह सकते हैं गांधार कला से अपन कह सकते हैं, या कला से कह सकते हैं, वो कहाँ लेकर गए, अपन यूनान में। सेकंड नंबर जो गांधार कला में आप प्रमुख पॉइंट लिखोगे, नोट बनाकर लिखना, इस कला में व्यक्ति का संपूर्ण चित्र बनाया जाता था। शारीरिक रूप से उस व्यक्ति का संपूर्ण चित्र बनाया जाता था। वो कौन सी कला में बनाया जाता था, गांधार कला में। जी हाँ, गांधार कला में व्यक्ति का संपूर्ण चित्र बनाया जाता था। उसके बाद में अपन दूसरी कला पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं मथुरा कला। कौन सी पढ़ते हैं, मथुरा कला। मथुरा कला के बारे में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा जो लिखना है वो गांधार कला के बारे में आपको लिखना है। मथुरा कला के बारे में आप एक पॉइंट लिख देना कि जो मथुरा कला है उसमें भगवान बुद्ध की अपन कह सकते हैं प्रतिमा का चित्र बनाया जाता है। किस कला में, मथुरा कला। दूसरा पॉइंट लिखना, मथुरा कला यह कला से केवल भारत की कला थी, लेकिन गांधार कला यूनान कला प्लस भारत की दोनों की मिली हुई कला थी। उसके बाद में अपन जो अध्ययन करेंगे बौद्ध, मैंने आपको पहले बता दिए कि बौद्ध समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, वासुमित्र। और जो उपाध्यक्ष था वो कौन था, आप सबको मैंने पहले बता दिया, उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। उसके बाद में अपन लिख सकते हैं कनिष्ठ की विजय, तो आप लिख सकते हो कनिष्ठ ने हरियाणा वाले भाग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनसे लगाकर जो आप कह सकते हो उत्तरी भारत पर विजय हासिल की, तथा जम्मू कश्मीर पर भी इन्होंने विजय हासिल की। पेशावर, बुलबुलिस्तान, इन सभी पर उन्होंने क्या की, विजय हासिल की। मेन पॉइंट यहाँ पर एक निकल कर आता है आपके नागार्जुन, जो नागार्जुन भारत का क्या था, आइंस्टीन था। और उनके ये भी कहा कि उन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप कह सकते हो एक तो शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। अपन विज्ञान में शून्यवाद का सिद्धांत अलग पढ़ते हैं किसने दिया, लेकिन अपन हिस्ट्री के अनुसार शून्यवाद का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया, अपन के नागार्जुन ने दिया। तो आज की क्लास में अपन ने यह अध्ययन किया। अगली क्लास में अपन इस पाठ का समाप्त करने वाले हैं।